इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम, जहाँ तक हुआ था पहले। अब हम ले रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम या सिस्टम वेरिएबल। समझना, नाम में ध्यान में नहीं आएगा पर जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ध्यान में। सिस्टम की प्रॉपर्टी बताना है। जैसे ये है, समझो हमारे पास एक कंटेनर, ये मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन। पिस्टन जब भी बनाएंगे याद रखना वो मूवेबल है, फ्रिक्शनलेस है, यानी फ्रिक्शन नहीं होने वाला, और एयर टाइट है, उसमें से गैस लीक होने वाली नहीं है। अब ये पिस्टन हो गया समझो हमारा, ठीक है, और इसके अंदर है गैस। तो अगर मैं आपको एक सिस्टम दे दूं, यानी ये गैस इस कंटेनर में भरी हुई है, या एक एग्जांपल ले लेते सिंपल कि गैस बलून में भरी हुई है या गैस टायर में भरी हुई है। तो एक एग्जांपल ले लिया हमने, ये कौन सी प्रॉपर्टीज उसमें मेजरेबल है। मेजरेबल प्रॉपर्टी या जो प्रॉपर्टी हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं वो प्रॉपर्टीज कौन से हैं। अगर आप टायर की बात करें तो आप उसमें प्रेशर गिन सकते हैं, ठीक है, बलून का आप प्रेस करके प्रेशर ऑब्जर्व कर सकते, वॉल्यूम गिन सकते, डेंसिटी पता कर सकते, आप इंटरनल एनर्जी पता कर सकते या टेम्परेचर पता कर सकते। तो ये जो ऑब्जर्वेबल, जो हम ऑब्जर्व कर सकते, जैसे टायर है, हम दबा के प्रेशर चेक कर सकते। अगर हमको एक अंदाजा चाहिए कि टायर में हवा नहीं है तो हम दबा के वो प्रेशर चेक कर सकते। एग्जैक्ट चाहिए तो मीटर लगा के गिनेंगे। तो ये मेजरेबल या ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो लिखते जाते साथ साथ। पहली है प्रेशर, जो प्रॉपर्टी हम ऑब्जर्व या मेजर कर सकते, दैट इज प्रेशर, ठीक है। और हम उस गैस का क्या गिन सकते, वॉल्यूम, ठीक है, या हम क्या गिन सकते, टेम्परेचर। टेम्परेचर आ गया मतलब आ गया इंटरनल एनर्जी। पहले वाले वीडियोस में समझाया है, टेम्परेचर से रिलेटेड है इंटरनल एनर्जी, ठीक है, यू से डिनोट कर सकते हैं। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। आप क्या गिन सकते, मास या डेंसिटी। तो किसी सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो ये जो क्वांटिटीज मैंने लिखे हैं, ये क्वांटिटीज आप मेजर कर सकते या ऑब्जर्व कर सकते। सो दीज आर द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व, या क्वांटिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या प्रॉपर्टीज बोलो। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है या प्रॉपर्टी है उस पर्टिकुलर सिस्टम के, उन्हीं को बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। इसमें से कोई भी एक ले लो, या दे आर आल्सो नोन एज सिस्टम वेरिएबल। समझ में आ रहा आपके? फिर से सुनना, एक सिस्टम मैंने आप लोगों को दे दिया, अगर ये समझ में नहीं आया तो आप समझ सकते हैं टायर में हवा भरी हुई है या बलून में हवा भरी हुई है, समझो। तो कौन से क्वांटिटीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं या कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स उस सिस्टम के, या प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज वर्ड बोल सकते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो एक सिस्टम मैंने आपको दे दिया, एयर फिल्ड इन अ बलून, या कोई भी गैस, हीलियम गैस भी हो सकती, बलून में कोई भी गैस हो सकती, या टायर में हवा भरी है हम लोगों ने। मेजरेबल या ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या प्रॉपर्टीज है वो कौन से है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, मास है, डेंसिटी है। टेम्परेचर आ गया मतलब इंटरनल एनर्जी भी आ गया। तो ये सारे क्वांटिटीज आप मेजर कर सकते, ऑब्जर्व कर सकते, क्वांटिटीज बोलो या प्रॉपर्टीज बोलो या कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आप मेजर या ऑब्जर्व कर सकते जो सिस्टम के बारे में बताएंगे हमको। सो दे आर कॉल्ड, इन सबको बोलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ दैट सिस्टम, या हम बोलेंगे इनको सिस्टम वेरिएबल्स। ये बदल गए तो सिस्टम भी चेंज होगी। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको इस सिस्टम का या हमारे टायर का प्रेशर गिनना है तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम, सॉरी दैट शुड बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, वो समझा था पहले हमने। थर्मल टेम्परेचर के बारे में पढ़ने वाले चैप्टर की हेडिंग होगी थर्मोडायनामिक, मींस it is the branch of physics that deals with heat and temperature and their conversion। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे हैं। ये याद कर लेते एक बार, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर आ गया तो इंटरनल एनर्जी आ गई, याद रखना। तो अब हम पढ़ने वाले थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। फिर से बता रहा, देखो ध्यान देना, ये जो क्वांटिटीज आप मेजर करने वाले हैं ये आप तभी मेजर कर पाएंगे जब ये जो सिस्टम है वो है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में मतलब क्या, पहले पॉइंट लिखता फिर समझाऊंगा कि अगर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं है तो आप ये क्वांटिटीज मेजर नहीं कर पाएंगे। कैसे बता दो,
तो पहला हम ले लेते हैं, हमारा जो पहले हो चुका है, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब पूरे सिस्टम का टेम्परेचर होना चाहिए कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट अगर है पूरे सिस्टम का तो उसको बोलेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। एंड वो टाइम के साथ बदलना नहीं चाहिए, ठीक है, टाइम के साथ बदलना नहीं चाहिए। मान लो ये मैंने थर्मामीटर लिया, इस सिस्टम में लगा दिया और अभी टेम्परेचर मिला है 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये मैंने मेजर कर लिया। बट मान लो अगर ये सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, मैं थर्मामीटर डाल रहा और वो अपना चेंज हो रहा, 80, 81, 82, 83, 79, 76 अलग अलग टेम्परेचर आ रहा है, तो आप वो क्वांटिटी मेजर कर पाएंगे क्या? आप वो टेम्परेचर मेजर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको इसमें से कोई भी क्वांटिटी मेजर करनी है, यानी प्रॉपर्टी स्टडी करना है उस पर्टिकुलर सिस्टम की, तो ये क्वांटिटी मेजर करनी है। अगर ये क्वांटिटी मेजर करनी है इस सिस्टम की, तो दे शुड बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। काय में होने चाहिए? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, ठीक है। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम 3 केसेस है, उसमें पहली थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर वो टाइम के साथ चेंज हो रहा तो आप टेम्परेचर गिन नहीं पाएंगे। आप थर्मामीटर डालेंगे, टाइम के साथ टेम्परेचर बदलते जा रहा, कभी 100 बता रहा, कभी 102 बता रहा, या कभी 99 बता रहा, तो टेम्परेचर चेंज होता जाएगा। अगर कांस्टेंट है तो आप एक्यूरेटली टेम्परेचर मेजर कर पाएंगे। दूसरा देखो, सेकेंड इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। What is mechanical equilibrium? कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए, कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए। अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए इन द सिस्टम एंड सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में भी। मतलब सुनो, अब मान लो ये पिस्टन यहां स्टेडी है, मतलब कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं, यानी मोशन हो रहा है क्या? कुछ नहीं। अगर ये पिस्टन नीचे जा रहा या ये पिस्टन ऊपर जा रहा, तो आप प्रेशर मेजर कर पाएंगे क्या? अभी फिलहाल प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि हम बोलेंगे कि वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है। अनबैलेंस फोर्स होता तो ये पिस्टन या तो ऊपर जाएगा या ये पिस्टन नीचे जाएगा, कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है। सिस्टम के अंदर भी और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में भी कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है, अनबैलेंस फोर्स नहीं है। या प्रेशर वर्ड भी यूज कर सकते कि प्रेशर डिफरेंस नहीं है। प्रेशर डिफरेंस होगा तो या तो ये पिस्टन नीचे जाएगा या ये पिस्टन ऊपर जाएगा, पर हम बोल रहे हैं ये पिस्टन यहाँ स्टेशनरी है, यानी ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, तो आप इसका प्रेशर गिन पाएंगे। अगर ये पिस्टन नीचे जा रहा, अगर ये पिस्टन ऊपर जा रहा, तो मतलब प्रेशर क्या हो रहा? चेंज, हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप प्रेशर एक्यूरेट नहीं गिन पाएंगे। सिंपल एग्जांपल बोलो, टायर में हवा गिन रहे, टू व्हीलर के मशीन वो मीटर आता ना प्रेशर गिनने का, उससे प्रेशर गिन रहे। समझो टायर को आप पंचर कर दो, ये है समझो। अच्छा टायर का होता है, एक नीचे बनाते हैं, समझो ये टायर है, ठीक है। यहाँ वो नॉब है, यहाँ हमने वो मीटर लगाया है जिसमें हम प्रेशर गिन रहे, तो ये हमारा टायर है जिसके अंदर का प्रेशर हम लोग गिन रहे। मान लो इसको मैं पंचर कर दूं, यानी इसमें से गैस बाहर आ रही है, तो प्रेशर जितना पहले बताया था, समझो 40 psi बताया था प्रेशर, ठीक है। टायर में आगे वाले पीछे वाले में समझो 40 psi प्रेशर है। अब टायर पंचर हो गया, छोटा सा होल हो गया, उसमें से हवा बाहर निकल रही, तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा क्या? नहीं, 40 दिखा रहा था, फिर 39, 38, 37 ऐसे कम होते जाएगा, तो आप गिन नहीं पाएंगे उस प्रेशर को प्रॉपरली। अरे हम प्रेशर कब गिनेंगे? जब हम लगाएंगे और कांस्टेंट एक प्रेशर मिलेगा, ठीक है। तो प्रेशर अगर गिनना है तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए, और उसमें कौन सा इक्विलिब्रियम होना चाहिए? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। टायर में हवा अगर पूरी बंद है तो सब तरफ प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट, यानी सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है या प्रेशर डिफरेंस नहीं है, ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। और अब आप प्रेशर एक्यूरेटली गिन पाएंगे। समझ में आ रहा है? फिर से सुनो, किसी भी सिस्टम की कोई प्रॉपर्टीज अगर स्टडी करने हैं, जैसे ये सिस्टम बताया है, ये सिस्टम बताया है, तो प्रॉपर्टी कौन से है? ऑब्जर्वेबल या मेजरेबल प्रॉपर्टीज कौन से है? प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है मतलब इंटरनल एनर्जी, मास
और डेंसिटी, ये प्रॉपर्टीज आप मेजर कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम या सिस्टम वेरिएबल्स। पर ये क्वांटिटीज आप तभी गिन पाएंगे जब वो सिस्टम जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, जिसकी ये प्रॉपर्टीज आप स्टडी करना चाहते हैं, वो होना चाहिए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो उसमें तीन केसेस है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में सिस्टम को कब बोलेंगे? जब उसमें रहेगा थर्मल इक्विलिब्रियम। जैसे मैंने टेम्परेचर का एग्जांपल बताया, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ही आप गिन पाएंगे। अगर आप कंटिन्यूअसली टेम्परेचर चेंज हो रहा तो वो स्टडी नहीं कर पाएंगे आप लोग। टेम्परेचर चेंज हो रहा कंटिन्यूअसली, तब वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। पर अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में थर्मामीटर डालेंगे, उसका टेम्परेचर नोट डाउन कर, टायर का प्रेशर गिन रहे हैं, तो अभी वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है सिस्टम के अंदर भी और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में भी। ठीक है, कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है। या हम प्रेशर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, वहां पे फोर्स आ गया मतलब प्रेशर आ गया। तब आप मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है तो आप प्रेशर गिन पाएंगे या वॉल्यूम गिन पाएंगे, ठीक है, मास भी गिन पाएंगे या डेंसिटी भी गिन पाएंगे। बट मान लो ये सिस्टम में अब ये पंचर हो चुका है टायर, इसमें से हवा बाहर आ रही है, बलून का भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये एयर बाहर आ रही है इसमें से, तो अब वॉल्यूम भी चेंज हो रहा, टेम्परेचर भी चेंज होगा। सडन एक्सपांशन है, एक्सपांशन के टाइम गैस ठंडी हो जाती, समझाया था, ठीक है। टेम्परेचर भी चेंज होगा, मास भी चेंज हो रहा, डेंसिटी भी चेंज हो रही और प्रेशर भी चेंज हो रहा। तो अभी ये जो टायर पंक्चर हुआ है, तो ये सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो यहाँ पे आप कोई भी क्वांटिटी नहीं गिन सकते। अगर आप प्रेशर गिन रहे, टायर पंक्चर हो गया तो एकदम से प्रेशर 0 पे चला जाएगा। समझ में आ रहा? आप प्रेशर मेजर नहीं कर सकते, वॉल्यूम मेजर नहीं कर पाएंगे, एयर में मिक्स हो रहा, वॉल्यूम चेंज हो रहा, टेम्परेचर सडनली चेंज हो जाएगा। पहले बताया सडन एक्सपांशन में टेम्परेचर कम होगा, सडन कॉम्प्रेशन में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। पर यहाँ एक्सपांशन है तो टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज। मास एयर पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो डेंसिटी भी बदल दी गई और एयर में मिक्स होने की वजह से उसका मास भी चेंज हो गया। ठीक है, ध्यान रखो। या ये सिस्टम का मास चेंज हो गया क्योंकि एयर बाहर चली गई, वो भी बोल सकते हैं। तो कौन सी सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है? ऐसा एग्जांपल आया तो लिखना, इफ अ टायर इज पंक्चर्ड, पंक्चर हो गया या बलून पंक्चर हो गया जिसमें एयर थी, तो वो सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। सब वैल्यूज चेंज होगी और आप कोई वैल्यू प्रॉपर्ली नहीं गिन पाएंगे। ठीक है, दो एग्जांपल समझ में आए। थर्ड है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब ये सिस्टम के अंदर अगर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, केमिकल रिएक्शन ना, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही तो पूरे सिस्टम में केमिकल कंपोजिशन क्या रहेगा? सेम। तो यहां लिखेंगे नो केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल बताओ, हमारा जो इंजन है, जैसे 2 व्हीलर का बोलो या 4 व्हीलर का बोलो, उसमें होता क्या समझ लो, उसमें एयर जाती इंजन में, ठीक है, एयर जिसमें ऑक्सीजन है, यानी वहां आ गया ऑक्सीजन O2, ठीक है, और फ्यूल है जैसे पेट्रोल, दो चीजें आ गई, ये दोनों वहां मिक्स होते हैं, ठीक है। तो पेट्रोल के फ्यूम्स, फ्यूम, पेट्रोल स्प्रे होता है वहां पे अंदर इंजन के अंदर, पेट्रोल स्प्रे होता है यानी उसके फ्यूम्स है, वहां पे गैस है वो पेट्रोल फ्यूम के फॉर्म में, और साथ में एयर मिक्स होंगे यानी ऑक्सीजन। और अब आप लोगों ने सुना होगा गाड़ी में रहता स्पार्क प्लग, गाड़ी में जो स्पार्क प्लग है वो स्पार्क प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीजन और पेट्रोल मिलके जलेंगे, हीट जनरेट होगी, तो टेम्परेचर क्या होगा? चेंज, केमिकल कंपोजिशन भी चेंज होगा, केमिकल रिएक्शन होगी, पेट्रोल जल रहा चेंज हो जाएगा वो, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ केमिकली रिएक्ट हो रहा वो, तो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा, इसीलिए टेम्परेचर चेंज हो रहा। तो हमारी जो मोटरसाइकिल है या फिर हम बोलेंगे 4 व्हीलर है, उनके इंजन में कंबशन इंजन बोलते हैं उनको, जहां पेट्रोल या डीजल जो भी होगा फ्यूल ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर उसका कंबशन होगा। आप लोग देखो आधा घंटा गाड़ी चला लो, इंजन या साइलेंसर देखो कितना गर्म हो जाता, ठीक है, क्यों गर्म हो रहा? क्योंकि वहां टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी नहीं है क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रही, और थर्मल इक्विलिब्रियम में भी नहीं है क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा। तो वहां आप ये सब चीजें गिन नहीं पाएंगे, ठीक है। और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी चेंज होता, पिस्टन मूव होता ना आगे पीछे, उसमें
तभी हमारी गाड़ी चलती। तो अनबैलेंस फोर्स भी है। तो दो सिस्टम ऐसे बता रहा जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। एक है जो टायर बर्स्ट हो गया या टायर पंक्चर हो गया, तो दैट सिस्टम इज नॉट इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। और कंबशन इंजन जहां पेट्रोल और ऑक्सीजन मिक्स होकर स्पार्क प्लग के इससे बर्न हो रहे, केमिकल रिएक्शन हो रही, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी नहीं है, न थर्मल इक्विलिब्रियम में, यानी टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं है, पिस्टन मूव होगा आगे पीछे, यानी प्रेशर भी बदल रहा, फोर्स भी बदल रहा, और केमिकल इक्विलिब्रियम भी नहीं है, केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो रहा। तो किसी ने पूछा राइट टू एग्जांपल ऑफ द सिस्टम व्हिच आर नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ऐसे दो सिस्टम बताओ जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो एग्जांपल लिखना, द टायर which is punctured, जो टायर पंक्चर हो चुका है, उसमें से एयर बाहर आ रही, सडन एक्सपांशन है, तो ये सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। और हमारा कंबशन इंजन जहां फ्यूल बर्न हो रहा ऑक्सीजन के साथ विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग, वहां पे भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं। ठीक है, अगर सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट, अनबैलेंस फोर्स नहीं है, केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द सिस्टम कांस्टेंट है, तो आप ये क्वांटिटीज मेजर कर पाएंगे। अदरवाइज आप ये क्वांटिटीज मेजर नहीं कर पाएंगे जो है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम या सिस्टम वेरिएबल। तो याद रखना, जो मेजरेबल या ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज है ये सब सिस्टम के, उनको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, और दे आर नोन एज सिस्टम वेरिएबल। उनको आप तभी मेजर कर पाएंगे या उन वेरिएबल से प्रॉपर्टी स्टडी कर पाएंगे उस सिस्टम की, कब? जब वो सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, केमिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अगर ये सब इक्विलिब्रियम फॉलो हो रहे, यानी सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, यानी आप ये सब चीजें मेजर कर पाएंगे। अदरवाइज ये सब चीजें आप मेजर नहीं कर पाएंगे उस सिस्टम को स्टडी करने के लिए। देखो समझो, तो दो एग्जांपल बताए जहां सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। पहला एग्जांपल था बस्टिंग ऑफ अ टायर, या टायर को पंक्चर कर दिया या बलून को पंक्चर कर दिया, उसमें से गैस सडन एक्सपांड हो रही, बाहर निकल रही। और एक एग्जांपल बताया हमारा कंबशन इंजन, जिसमें फ्यूल, ऑक्सीजन और स्पार्क प्लग से जो स्पार्क प्रोड्यूस हुआ वो सब केमिकल रिएक्शन में आ रहे, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा। तो ये दो सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। इतना सोच लो पहले, समझ में आएगा, फिर आगे चलते। फिर से एक बार शॉर्ट में बताओ, किसी भी सिस्टम के बारे में, या टायर में जो हवा है या यहाँ जो गैस है, किसी भी सिस्टम के बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो कुछ ऑब्जर्वेशन करने पड़ेंगे, कुछ उसके प्रॉपर्टी जो मेजरेबल है गिनने पड़ेंगे, या ऐसे कुछ प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व कर सकते हैं वो ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। तो ऐसे प्रॉपर्टीज जिनको हम ऑब्जर्व या मेजर कर सकते, सच प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सिस्टम आर कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ दैट सिस्टम या सिस्टम वेरिएबल। एग्जांपल है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, डेंसिटी, इंटरनल एनर्जी। ना जैसे एयर बाहर निकली, टेम्परेचर चेंज हुआ, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई। ध्यान रखना, अगर आपको ये चीजें मेजर करनी है तो वो सिस्टम होनी चाहिए थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम यानी टेम्परेचर कांस्टेंट, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए, प्रेशर वर्ड भी यूज कर सकते, केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द सिस्टम सेम रहना चाहिए, यानी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम है तो सिस्टम को बोलेंगे इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, और आप ये सारी चीजें मेजर कर पाएंगे। ठीक है, कौन से सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं है, ऐसा एग्जांपल पूछा तो ये बस्टिंग ऑफ द टायर लिख सकते, या आप लिख सकते कंबशन इंजन का एग्जांपल। बट बेटा एक चीज याद रखना, जैसे टायर में से हवा निकल गई या कंबशन इंजन में पेट्रोल बर्न हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई, टेम्परेचर भी चेंज हुआ, सब हो गया। अब आप क्या करो, थोड़ी देर वो इंजन को वैसे रोक दो, यानी आप गाड़ी चलाए, आप साइलेंसर को टच नहीं करना, पर आपको पता है साइलेंसर बहुत ज्यादा गर्म होता, अगर टच हो गए तो चमड़ी निकल गई समझो। अगर आपने आधा पौन घंटा, 1 घंटा गाड़ी चलाया है तो साइलेंसर या इंजन बहुत ज्यादा गर्म होता था। पर आप क्या करो, अब गाड़ी आपने चला लिया आधा घंटा 1 घंटा, अब 2-3 घंटे उसको वैसे ही छोड़ो। अब आप साइलेंसर या इंजन को टच करके देखो, 3 घंटे बाद सराउंडिंग का टेम्परेचर और उसका टेम्परेचर मैच हो जाएगा। प्रीवियस थ्योरी हीट एक्सचेंज हुई, टेम्परेचर सेम।
ठीक है, या यहाँ पे भी हवा पूरी बाहर निकल गई, ठंडी हो गई, पर ठंडी होने के बाद मिक्स कहाँ हुई है, बाहर की एयर में, तो धीरे धीरे उसका भी टेम्परेचर, जो ठंडी हुई है एयर, उसका भी टेम्परेचर किसके जितना हो जाएगा, सराउंडिंग के जितना। यानी अगर आप जो सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये हमारा कंबशन इंजन या बर्स्ट हुआ टायर, उसको भी अगर आप थोड़ी देर वैसे ही रहने देंगे तो वापस से वो आ जाएंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में अंदर। ठीक है, थोड़ी देर वैसे ही छोड़ो, इंजन को वैसे ही छोड़ो, क्या चेंज हुआ था, टेम्परेचर, थोड़ी देर वैसे ही छोड़ देंगे तो टेम्परेचर फिर से सराउंडिंग जितना हो जाएगा। यहाँ क्या हुआ था, गैस बाहर निकली सडनली, उसके अंदर की, बलून के अंदर की या टायर के अंदर की, एकदम से ठंडी हो गई। अब वो ठंडी एयर कहाँ मिली है, सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में मिल गई या एनवायरमेंट में मिल गई। अब वापस से क्या होगा, उसका टेम्परेचर किसके साथ मैच हो जाएगा, सराउंडिंग के साथ, जैसे पहले था। ठीक है, सडन एक्सपांशन से टेम्परेचर कम हुआ, बट मिक्स होने के बाद थोड़ी देर बाद टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो फाइनली ये सिस्टम और ये सिस्टम भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी थोड़ी देर के बाद। ठीक है, पर फिलहाल नहीं है। जैसे टायर बर्स्ट हुआ है, कंबशन शुरू है, इंजन शुरू है, तब वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। पर अगर आप इंजन रोक दे थोड़ी देर के लिए और इसकी भी एयर बाहर निकली, ठंडी हो गई थोड़ी एयर, पर थोड़ी देर बाद देखेंगे तो उस एयर का भी टेम्परेचर सराउंडिंग के साथ मैच हो जाएगा, तो बाद में वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, यानी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ गई। ये भी सिस्टम और ये भी सिस्टम बाद में, जब आप इंजन बंद कर देंगे तब की बात करो। ठीक है, तो ये इतना देखो, फिर आगे चलते हैं। ये समझना बेटा इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक बार लगे तो फिर से सुन लो। नोट डाउन करो, आगे चल रहे हैं। अब देखो आगे ले रहे हैं, ये समझना बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब जो वेरिएबल्स हैं वो दो टाइप में डिवाइड किए हैं, यानी जो प्रॉपर्टीज हम स्टडी कर रहे हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। देखो देखो, so these variables are divided into two parts, intensive variable, intensive variable और extensive variable। तो इंटेंसिव वेरिएबल और एक्सटेंसिव वेरिएबल, इंटेंसिव वेरिएबल ऐसे हैं which does not depend on size, साइज पे डिपेंड नहीं करता है, साइज ऑफ द सिस्टम पे, साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड नहीं करते। और एक्सटेंसिव वेरिएबल आर द वेरिएबल्स दैट डिपेंड ऑन साइज ऑफ द सिस्टम। एग्जांपल बताता हूं, देखो ये है कंटेनर, जिसके अंदर गैस है, तो इसका हमको टेम्परेचर पता है, प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, सब चीजें पता है, जो यहाँ लिखी है सब चीजें हमको मालूम है। अब हम क्या करेंगे, इसमें गैस है फुल, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड, तो गैस पूरे इसमें इक्वली डिवाइडेड रहती है, ध्यान रखना है, जैसे गैस पूरी डिवाइडेड, ये गैस है। अब हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, हमने पार्टीशन डाल दिया बीच में, ठीक है। तो कौन से क्वांटिटीज चेंज नहीं हुए साइज के हिसाब से, वो है इंटेंसिव वेरिएबल, और कौन से क्वांटिटीज इसमें से साइज के हिसाब से चेंज हुए, वो है एक्सटेंसिव वेरिएबल। हमने इस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहले मास था समझो 10 kg, तो अब 5 kg इधर है, 5 kg इधर है, मतलब क्या चेंज हुआ, मास, तो मास चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू साइज, इसलिए हमने उसको डाल दिया एक्सटेंसिव वेरिएबल। ये हो गया एक चीज हमारा मास। प्रेशर वेरिएबल यहां पे और यहां पे, पहले प्रेशर सेम था, पार्टीशन डालने के बाद भी प्रेशर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वही कंटेनर है, इक्वली सब तरफ प्रेशर उतना ही था। अब पार्टीशन डालने के बाद में भी गैस उतनी डिवाइडेड है इक्वली, तो प्रेशर सेम, ठीक है,
प्रेशर सेम, टेम्परेचर सेम, क्योंकि हमने ना एक्सपांशन किया है ना कंप्रेशन किया है, हमने खाली एक पार्टीशन डाला है, डिवाइड किया है खाली। गैस को अगर कंप्रेस करके वॉल्यूम कम कर रहे हैं या एक्सपांड करके वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर चेंज होगा। हमने यहाँ खाली कुछ कंप्रेशन एक्सपांशन नहीं किया है, हमने खाली पार्टीशन डाला है, टेम्परेचर सेम, ठीक है। सो प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी सेम, वॉल्यूम चेंज हो गया तो वॉल्यूम इधर डाल दिया। फिर आप बोलेंगे कि मास और वॉल्यूम चेंज हुआ तो डेंसिटी आपने इधर क्यों रखा, पता था। सो डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। मास आधा हो गया, वॉल्यूम भी आधा हो गया, तो जैसे अभी डेंसिटी बिना पार्टीशन के ये थी, पार्टीशन के बाद समझो रो 1, मास हो गया m/2, वॉल्यूम हो गया v/2, 2 2 कैंसिल, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, इसलिए डेंसिटी सेम। मास चेंज हुआ है, वॉल्यूम चेंज हुआ है, बट डेंसिटी चेंज नहीं हुई है, याद रखना, डेंसिटी उतनी की उतनी है। तो ये हमारा आ गया वॉल्यूम और ये आ गया हमारा डेंसिटी। तो जो साइज पे डिपेंड नहीं कर रहे वो है प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी। जो साइज पे डिपेंड कर रहे हैं वो है मास एंड वॉल्यूम, दे आर कॉल्ड एक्सटेंसिव वेरिएबल, और जो डिपेंड नहीं कर रहे वो इंटेंसिव वेरिएबल। और यहाँ एक और डालना, इंटरनल एनर्जी। पहले 100 जूल की एनर्जी, अब इधर 50 है और इधर 50 है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी डिवाइड होगा। तो देखो ये दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिए वेरिएबल्स को, इंटेंसिव वेरिएबल और एक्सटेंसिव वेरिएबल। इंटेंसिव वेरिएबल आर द वेरिएबल दैट डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ द सिस्टम। पहले साइज बड़ी थी, हमने आधा आधा कर दिया तो भी ये क्वांटिटी सेम रहेंगे। बट एक्सटेंसिव वेरिएबल डिपेंड्स ऑन द साइज। जब हमने इसको आधा किया तो मास आधा हो गया, वॉल्यूम आधा हो गया और इंटरनल एनर्जी भी आधी हो गई, ठीक है। ये मॉलिक्यूल इधर मूव हो गए तो इनकी इंटरनल एनर्जी में इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी लेंगे, और इधर वाले मॉलिक्यूल की इधर वाले मॉलिक्यूल की, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, डिवाइड। काइनेटिक एनर्जी डिवाइड हुई मतलब इंटरनल एनर्जी डिवाइड होगी। सो दीस आर इंटेंसिव वेरिएबल दैट डज नॉट डिपेंड ऑन साइज। डिवाइड कर दिया फिर भी डिपेंड नहीं किया साइज पे, और ये साइज पे डिपेंड कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एक्सटेंसिव वेरिएबल। तो वॉल्यूम नहीं डाला है बेटा नोट्स में, टेक्स्ट बुक में नहीं था, पर वॉल्यूम हमने यहां डाल लेना है एक्सटेंसिव वेरिएबल में, मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी। देखिए फिर आगे चलते हैं। ये नोट करो, इसी से रिलेटेड थोड़ा सा और बचा है वो भी ले लेते हैं, ये बेटा रहा। तो अब दिमाग चल रहा है, एवरी सिस्टम, कोई भी सिस्टम को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं पर वो होनी चाहिए थर्मो डायनामिक इक्विलिब्रियम। समझ में आया? अभी बताया था, अगर सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, if the system is in thermodynamic equilibrium, the system can be described by the state variables. state variable या system variable से उनको describe कर सकते हैं, ठीक है। फिर से सुनना, when a system is in thermodynamic equilibrium, यानी तीन टाइप के इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, तो हम बोलेंगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। Then these variable describe the system, ये वेरिएबल सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकते हैं। These are called state variables या thermodynamic state variables। इन वेरिएबल्स को बोलेंगे thermodynamic state variables या system variables या property of the system, कुछ भी बोल सकते हैं, नाम याद रखो, property of the system या system variable या thermodynamic state variable, पर thermodynamic equilibrium में होनी चाहिए सिस्टम, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ स्टेट, इन सब वेरिएबल को जोड़ने वाला जो इक्वेशन है हमारा हो चुका है, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, एंड दैट इक्वेशन इज PV इज इक्वल्स टू NR। अरे आइडियल गैस इक्वेशन, वो इक्वेशन है, एंड दैट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट। बस प्रेशर आ गया, वॉल्यूम आ गया, टेम्परेचर आ गया, मास आ गया, क्योंकि यहाँ पे N मतलब क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या नंबर ऑफ मोल्स, यानी मास N कैसे गिनना बताया था, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ये N मिल जाएगा। T टेम्परेचर भी आ गया, ठीक है, मास आ गया तो मतलब डेंसिटी भी आ गया। आप इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है।
से एक बार PV इज इक्वल्स टू N/NA इंटू RT। ये N/NA यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी डेंसिटी आ गई समझो उसमें, और मास आ गया मतलब डेंसिटी आ गई। तो N मतलब होता मास ऑफ द गैस पर इन ग्राम्स में, और मॉलिक्यूलर वेट ऐसा भी लिख सकते हैं, और N का फॉर्मूला ये भी तो बताया ये है। तो ये जो इक्वेशन है वो वेरिएबल को सब रिलेट कर रहा, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। और इसको हमने ऐसे भी लिखा था PV इज इक्वल्स टू R/NA, सो NKB। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम और सिस्टम वेरिएबल के बारे में। एक बार देख लो फिर मैं चलते हैं। तो याद रखो, जब कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो उसको जो एक्सप्लेन करने वाले वेरिएबल्स हैं दे आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल, और उन सबको जोड़ने वाला जो इक्वेशन है वो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट PV इज इक्वल्स टू nRT। देख लो ये ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, याद रखो मास ग्राम में होना चाहिए अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, या इसका ये भी फॉर्मूला है, ये बताया है इक्वेशन, बताने की जरूरत नहीं है। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, KTG में लिया है, ध्यान रखना। देख लो एक बार, देख लो ये मिटा रहे। तो देखो उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। PV डायग्राम बोलो या PV ग्राफ बोलो, हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, डायग्राम बोलने से अच्छा ग्राफ बोलेंगे हम लोग। प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम और वाई एक्सिस पे प्रेशर, तो उसको बोलते हैं हम PV ग्राफ या PV डायग्राम। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट। अभी बताया था इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या था, PV इज इक्वल्स टू nRT। अगर हम टेम्परेचर ले कांस्टेंट, तो n और r तो कांस्टेंट ही है, सो PV इज आल्सो कांस्टेंट। तो इन P और V का ग्राफ बना रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम। बॉयल्स लॉ भी बोल सकते हैं, गिवन मास ऑफ अ गैस at constant temperature pressure is inversely proportional to what, बॉयल्स लॉ ही है समझिए। तो हम P और V का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो दैट इज द डायग्रामेटिक या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट PV is equals to nRT, इसमें हम टेम्परेचर कांस्टेंट ले रहे हैं क्योंकि दो ही चाहिए, P और V ले लिए हमने, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, बाकी दो तो कांस्टेंट है, P into V is कांस्टेंट, और उनका ग्राफ हम यहाँ प्लॉट कर रहे हैं। तो ग्राफ का समझा लो, ध्यान देना। अब वर्क डन का फॉर्मूला देखो, वो हो गया PV डायग्राम का इक्वेशन। वर्क डन का फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, इंटीग्रेशन ऑफ VI VF इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम PV, ये इक्वेशन हमने डिराइव किया है, ठीक है। प्रेशर तभी कांस्टेंट बाहर निकालना, प्रेशर कांस्टेंट तभी बाहर निकालना जब वॉल्यूम चेंज स्मॉल है, बताया था तब भी जब डिराइव किया था, अदरवाइज यही हमारा मेन इक्वेशन था उसमें। तो ये इक्वेशन है इसका डायग्राम, P और V के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, और P और V का रिलेशन ये है वर्क डन। तो अब समझना, ग्राफ समझना, हम एरो पे सब कुछ डिपेंड करेगा, ध्यान दो अभी तक। अगर मैं ग्राफ ऐसा निकालूं, ये है हमारा ग्राफ, समझना कैसे देख लो। हाँ, अब ग्राफ तो यहां से यहां हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, अब एरो इंपॉर्टेंट है, हम एरो ऐसे दे दें। देखो एरो इंपॉर्टेंट है, ग्राफ समझना प्रॉपर्ली। अब ये इक्वेशन हटा देते, दोनों ग्राफ आजू बाजू में समझा देते। देखो ये समझ में आया, ये वाला इक्वेशन ऊपर लिख लेते, ये PV डायग्राम का इक्वेशन है। वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ VI VF PV, बाकी इक्वेशन निकाल। ग्राफ समझना बेटा प्रॉपर्ली, क्योंकि समझ में आना चाहिए ग्राफ कैसे कर रहे हैं। ये ग्राफ एक इधर भी बना लेते, सेम थोड़ा छोटा बना रहे हैं P, और ये V, ये ऐसे वही सेम ग्राफ है समझ, बट एरो की डायरेक्शन बदल रही है। अभी एरो इधर दिया है और अब एरो इधर दिया है। एरो की डायरेक्शन पे ध्यान दो, एरो की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये एरो की डायरेक्शन। तो ग्राफ ये और ये सेम है, सिर्फ हमने एरो एक इधर दिया है, एक इधर दिया है, दोनों का मतलब समझना क्या है।
अब यहां से ऐसे, ये ग्राफ का पार्ट नहीं है, ग्राफ ये सिर्फ इतना है, तो एरो इधर से इधर दिया। तो अगर मैं बोलूं कि ये हमारा यहां से शुरू हुआ है ग्राफ, यानी ये है हमारा इनिशियल वॉल्यूम और ये है हमारा फाइनल वॉल्यूम, समझ में आ रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वॉल्यूम यहां से यहां गया है, यहां से यहां, मतलब इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो हम बोलेंगे फाइनल वॉल्यूम इज मोर देन इनिशियल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है मतलब वर्क डन आएगा पॉजिटिव, या फिर हम बोल सकते वर्क डन इज ग्रेटर देन 0। प्रेशर का भी बता सकते क्या हुआ है, ये देखो, ये है यहां से शुरुआत हुआ, तो ये है हमारा इनिशियल प्रेशर, और ये डॉटेड लाइन अब बनाता नहीं प्रेशर के लिए क्योंकि मिक्स हो जाएगा, तो यहां से सीधा यहां ड्रॉ करेंगे, तो ये है हमारा फाइनल प्रेशर। तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, प्रेशर डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज। इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये पिस्टन को हम ऊपर लेके गए, ये पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में लेके गए, तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, अब गैस को ज्यादा जगह मिली तो प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज। तो ये ग्राफ, ठीक है। तो ये इक्वेशन से आप वर्क डन निकाल सकते हैं। अगर आपको ग्राफ दिया है तो फिर से बोल रहा याद रखना, ग्राफ दिया है तो और वर्क डन निकालना है तो याद रखो पीक डीवी, यानी ये इनटू ये पहले भी समझाया मोशन इन वन डायमेंशन में वगैरह, कि अगर वॉल्यूम इनटू प्रेशर ले रहे मतलब इस ग्राफ का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एरिया। तो याद रखो एरिया अंडर दिस ग्राफ विल गिव वर्क डन, और वर्क डन अगर एरो देखो इधर दिया है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा तो वर्क डन पॉजिटिव। तो आप इस इक्वेशन से भी वर्क डन निकाल सकते हैं, आप एरिया अंडर द ग्राफ भी निकाल लेंगे तो भी आपको वर्क डन मिल जाएगा। ग्राफ सिर्फ इतना ही था, ये सब मैंने चेंजेस करके बताया क्या हो रहा, और ये एग्जांपल हो गया उसका, गैस को एक्सपांड कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर उतना ही पहले, फिर जैसे ऊपर लेके जाएंगे प्रेशर डिक्रीज, तो वॉल्यूम इंक्रीज, देखो यहां से यहां गए और प्रेशर यहां से यहां, मतलब प्रेशर डिक्रीज हुआ, इधर जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो आप इस ग्राफ या इस सिस्टम जो हमने ये लिया है, यहाँ पे जो वर्क हुआ है, या तो आप इस इक्वेशन से निकालो, यहाँ से देख लो, इक्वेशन में वैल्यू डाल के निकालनी पड़ेगी, ये वैल्यूज पता रहेंगी, प्रेशर पता रहेगा तो आप इक्वेशन से निकाल सकते हैं, या फिर आप एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लेंगे तो भी आपको वर्क डन मिल जाएगा। सेकंड केस में और ये केस में सिर्फ एरो का फर्क है। अब ध्यान दो, इधर देखते हैं, तो ये ग्राफ का पार्ट नहीं है, डॉटेड लाइन जो बना रहे हैं ग्राफ से कितना ही है। तो अब शुरुआत यहां से हो रही, ध्यान रखो, तो ये है हमारा इनिशियल वॉल्यूम और यहां खत्म हो रही है, यानी ये है हमारा फाइनल वॉल्यूम। एरो देखो, अब हम ध्यान से देखें तो डेफिनेटली हम यहां 0 लिखते और यहां से इधर जाते हैं, मतलब फाइनल वॉल्यूम कम है और इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है। फाइनल वॉल्यूम कम है मतलब वॉल्यूम कम हुआ है, तो याद रखो वर्क डन आएगा निगेटिव, या हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन इज लेस देन 0। और प्रेशर का भी अगर लिखना है तो शुरुआत यहां से हुई है, तो ये है हमारा इनिशियल प्रेशर और खत्म यहां हुआ है, तो ये है हमारा फाइनल प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज हुआ है और वॉल्यूम देखो हम इधर से इधर गए हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, यहां इधर से इधर गए थे तो वॉल्यूम इंक्रीज, वहां वॉल्यूम डिक्रीज, सेम है। अब इसी के लिए इसको ही समझा दिया, यहां बदल, देखो एग्जांपल समझना, पिस्टन यहां है, ठीक है, अब हम उसको पुश कर रहे हैं नीचे और यहां लेके आए, तो पुश करके जब नीचे लाएंगे, यहां ऊपर ले जा रहे हैं, पुश करके नीचे ला रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज। पहले इतना वॉल्यूम था, वॉल्यूम कम, मगर प्रेशर बढ़ गया, हम उसको प्रेस कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम कम। तो ग्राफ को ऐसे समझते आना चाहिए, एरो के हिसाब से ग्राफ का पोर्शन उतना ही है, ये कर्व, यहां पे भी ये कर्व, ठीक है, पर एरो डिसाइड करेगा इधर से इधर है या इधर से इधर, लर्न नहीं करना है, समझना। यहां से यहां जा रहे हैं तो ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम है, ग्राफ को समझ में आता है। इधर हम इंक्रीजिंग वैल्यू लिखते हैं, मतलब ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये ग्राफ है एक्सपांशन, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। एक्सपांशन में पहले भी बताया वर्क डन पॉजिटिव। कंप्रेशन, ये कंप्रेशन है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, पहले वॉल्यूम ज्यादा है, फिर हम इधर आए, देखो ये इधर से इधर, ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम है, यहां पे एरो करके यहां से हम देख सकते हैं फाइनल वॉल्यूम कितना है, तो ये ग्राफ है कंप्रेशन। ये बाद में भी हमारे काम आने वाला है, ध्यान रखना, ग्राफ को पढ़ते आना चाहिए।
ये पीवी डायग्राम से हम निकाल सकते हैं वर्क डन या इक्वेशन से पॉजिटिव। तो ठीक है, याद रखना। अब हम इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं वर्क डन, या फिर याद रखो ये जो ग्राफ है, ग्राफ इतना ही है, ग्राफ फिर से बता रहा है, ये ग्राफ इतना ही है, बट एरो डिसाइड करेगा कि एक्सपांशन है या कंप्रेशन है, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा या डिक्रीज हो रहा। और या फिर आप इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है शेडेड, ये एरिया है शेडेड, यहाँ पे बना दिया हमने, यहाँ पे बना दिया शेडेड एरिया, ये शेडेड एरिया भी निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, वर्क डन। ध्यान रखो ये बाद में भी काम आने वाला है। अब देखो फिर से देखो, यहाँ हम पिस्टन को ऊपर ले जा रहे हैं, वॉल्यूम क्या हुआ है, इंक्रीज, प्रेशर कम हुआ। देखो इनिशियल प्रेशर यहां से शुरू हुआ, तो ये फाइनल प्रेशर, प्रेशर कम हुआ। यहां हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, यानी हम वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं, बताया यहाँ पे वॉल्यूम कम कर रहे हैं बट गैस पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तो ये देखो, ये इनिशियल और ये फाइनल, डेफिनेटली प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज। तो ग्राफ पर से पहचान में आना चाहिए, एक्सपांशन है तो वर्क डन पॉजिटिव, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी पहले हुआ है, देखो इस ग्राफ के नीचे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वर्क इज डन बाय द गैस, गैस ने वर्क किया, एक्सपांशन हुआ है। तो पहले भी बताया वर्क इज डन बाय द गैस है, तो वर्क डन पॉजिटिव। यहां लिखेंगे वर्क इज डन ऑन द गैस, गैस पे वर्क किया है, हमने वर्क किया है, तो गैस का वर्क डन ये नेगेटिव। तो वो वैसे भी पहचान सकते हैं, एक्सपांशन बोलो या वर्क इज डन बाय द गैस बोलो, वर्क डन पॉजिटिव, या वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, वर्क डन नेगेटिव, या कंप्रेशन सुनेंगे तो भी वर्क डन नेगेटिव, या वर्क इज डन ऑन द गैस बोला तो भी वर्क डन नेगेटिव। थोड़ा सा ही फर्क है, बाय और ऑन का फर्क है, पर पहचान जाना चाहिए दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ गैस एक्सपांड होने के लिए खुद वर्क कर रहे हैं, यहाँ गैस को कंप्रेस करने के लिए हम वर्क कर रहे हैं, तो वर्क इज डन ऑन द गैस, ये है वर्क इज डन बाय द गैस। तो ये हमारे बाद में भी काम आने वाला है, जब हम वर्क डन स्टडी करेंगे ना तब हमारे काम आएंगे। ग्राफ पहचान के आना चाहिए, एरो देख के पहचानो, जबकि ग्राफ तो सिर्फ इतना ही है, ये बस, दोनों में भी ये इतना ही ऐसा कर्व बनाया हमने, ये P और ये V, कर्व दोनों के लिए इतना ही है, बट एरो डिसाइड करेगा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या वॉल्यूम डिक्रीज, यानी एक्सपांशन है या कंप्रेशन है। ठीक है, दो और ग्राफ बताता, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये देख लो एक बार, ये दोनों ग्राफ मिटा रहा, दो ग्राफ और बताता वो भी देख लो। तो याद रखना वर्क डन या तो हम इक्वेशन से निकालेंगे ये वाले, या फिर एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लो। तो एरिया निकालना, जैसे अगर यहाँ रेक्टेंगल होता तो हम लिखते लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी P इनटू V, और P इनटू V मतलब वर्क डन इक्वेशन के हिसाब से। तो एरिया अंडर द ग्राफ अगर आप निकाल लेंगे तो आपको वर्क डन मिलेगा, या फिर आप इस इक्वेशन से भी वर्क डन निकाल सकते हैं, उसके लिए वैल्यूज मालूम होनी चाहिए P और V की। दूसरा ग्राफ लेते हैं, देखते हैं। अब दूसरे दो ग्राफ बताया था, वो भी ध्यान रखना। अगर ग्राफ ऐसा आया, यानी ऐसी स्ट्रेट लाइन, दिस इज द ग्राफ, इसमें भी एरो पे डिपेंड करेगा। सो देखो, अब प्रेशर की वैल्यू जो भी है, इनिशियल और फाइनल सेम है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रेशर अगर कांस्टेंट लेंगे हम लोग तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा P, जो हमने पहले डिराइव किया था, VF माइनस VI, ये हो गया हमारा वर्क डन का इक्वेशन। ये तभी इक्वेशन को ऐसे कन्वर्ट करना जब प्रेशर कांस्टेंट है। तो अभी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाए, ग्राफ प्रेशर कांस्टेंट, अगर मैं एरो इधर दे दूं तो डेफिनेटली ग्राफ से इतना ही है स्ट्रेट लाइन ना, अभी यहाँ से ले लो नीचे, तो ये है हमारा फाइनल वॉल्यूम और ये है हमारा इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, यहां से ज्वाइन बंद करो लगे तो यहां से ले लो बीच में से, एक मिनट, सॉरी कॉल आ गया था, तो हम जीरो से लेके यहां से ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, प्रेशर कांस्टेंट ये, और ये है हमारा इनिशियल वॉल्यूम। यहाँ पे भी वैसे ही ग्राफ बना लेते, ये ऐसा ग्राफ सेम है, देखो यहाँ पे भी प्रेशर कांस्टेंट है। अब हमने यहाँ एरो इधर दिया है, अब हम एरो इधर भी दे सकते हैं ऐसा। तो शुरुआत यहां से हो रही, तो ये है हमारा इनिशियल वॉल्यूम, ये है हमारा फाइनल वॉल्यूम।
तो देखो कैसे रहे, प्रेशर दोनों में कांस्टेंट है, एरो देखना यहाँ से शुरुआत हो रही, तो ये यहाँ पे जो रीडिंग रहेगी वो हमारा इनिशियल वैल्यू, यहाँ जो रीडिंग रहेगी वो हमारी फाइनल वॉल्यूम। अब हम एरो इधर देंगे यानी वॉल्यूम क्या हो रहा, इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, ये वैल्यू ज्यादा है यानी ये वाली केस में वर्क डन रहेगा पॉजिटिव, और एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लेंगे तो वर्क डन मिल जाएगा, या इक्वेशन से निकाल लो इससे। यहां हम एरो इधर देंगे, इधर से इधर गए ना, तो इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, फाइनल वॉल्यूम कम है, फाइनल वॉल्यूम कम है तो ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है, तो डेफिनेटली आंसर आएगा नेगेटिव, तो यहाँ वर्क डन आएगा नेगेटिव। फिर से वही, या तो इक्वेशन से निकालो या एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लेंगे तो भी आप लोगों को वर्क डन मिल जाएगा। देखो एक और ग्राफ बताता वो भी देखो, नोट्स में दोनों ग्राफ नहीं है तो आपने याद रखना है, नोट्स में ये एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ नहीं है, तो पहचानना है खाली क्या हो रहा करके, तो ध्यान रखना, ठीक है। ये हटा है, अच्छा ठीक है, चलो हटाइए, एक और ग्राफ बताना है वो यहाँ बताना है, वो रहने। अब देखो यहाँ प्रेशर कांस्टेंट था तो इसको हटा, अब देखो ग्राफ, ये प्रेशर और ये वॉल्यूम, ये है हमारा ग्राफ ऐसे। पहले जो ग्राफ था वो पैरेलल था वॉल्यूम एक्सिस को, अब जो ग्राफ है वो पैरेलल है प्रेशर एक्सिस को, यानी यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर चेंज हो रहा, ऊपर जाएंगे ऐसे एरो दिया तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है, और ऐसा एरो देंगे तो प्रेशर होगा डिक्रीज, बट वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, यानी ये वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, डीपी की वैल्यू 0, तो चाहे एरो किधर भी रहो वर्क डन 0 है। और आप इस लाइन के नीचे का एरिया नहीं निकाल सकते हैं, ग्राफ ऐसा या ऐसा होना चाहिए तो एरिया निकलेगा, इसमें नहीं, तो चाहे आप एरो ऐसे दो तो हम इतना बोल सकते हैं कि हाँ प्रेशर इंक्रीज हो रहा बट वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन 0, प्रेशर इंक्रीज हो। अगर आप एरो जो है वो ऐसे भी कर देंगे वहां पे तो भी वर्क डन 0 ही रहेगा, प्रेशर डिक्रीज हो रहा बट वॉल्यूम फिर से कांस्टेंट है, जो वैल्यू यहां लिखी होगी वही वैल्यू हर जगह है, तो पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस है यानी वॉल्यूम कांस्टेंट, ये पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस यानी प्रेशर कांस्टेंट, यहां पे जो 5 लिखा होगा समझो तो 5 प्रेशर कांस्टेंट, यहां समझो 10 लिखा है वॉल्यूम तो वो वॉल्यूम कांस्टेंट। एरो अब किधर भी रहो, ऊपर रहो या नीचे रहो, एरो से फर्क नहीं पड़ेगा, वर्क डन 0। हाँ एरो देख के आप इतना बता सकते कि प्रेशर इंक्रीज हुआ है या प्रेशर डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये ग्राफ के लॉजिक बेटा याद रखना, ग्राफ ये वर्क डन 0 कर्व, वर्क डन पॉजिटिव कर्व, वर्क डन नेगेटिव कर्व, वो सब पहचान के आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पीवी डायग्राम वो आगे हर इसमें हमको आने वाले हैं। जैसे अब इसके बाद हम लोग लेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, फिर से बता रहा अलग अलग टाइप के प्रोसेस रहते हैं, बेबी केमिस्ट्री में हुआ होगा आप लोगों का, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, अडायबैटिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, तो ये सब प्रोसेस के हम पीवी डायग्राम निकालने वाले हैं, तो कहाँ वर्क डन पॉजिटिव, कहाँ नेगेटिव, कहाँ वर्क डन 0, वो ग्राफ पर से पहचानते आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।